टॉपिक जो 9th 10th 11th 12th में कॉमन है वो उन टॉपिकों के वीडियो रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन को देखेंगे। और इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के हर साल रिपीट होते हैं। ऐसा इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 सेकंड में हमने विभाज्यता के नियम जो 6वीं में उससे ये सॉल्व कर दिया। तो कागज की जो चौड़ाई रहेगी वही क्या रहेगी, सिलेंडर की क्या रहेगी, लंबाई, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं लंबा कितना है तो ये जितना चौड़ा था उतनी लंबाई आ गई। सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ सकता है ये तो मुझे। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ अमित पवार और आप आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न शॉर्ट्स पे। तो लेट्स लर्न शॉर्ट्स जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही है, इसमें आप प्रीवियस हमारे वीडियो देखोगे शॉर्ट्स के जो दले हैं। इसमें फिजिक्स के प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल और यहाँ तक कि गणित के भी प्रैक्टिकल करवाए हैं हमने, और इसीलिए हमने इस चैनल का नाम लेट्स लर्न शॉर्ट्स रखा है। तो आज से इस YouTube चैनल पर हम गणित पढ़ेंगे, गणित सीखेंगे, कैसे गणित का डर खत्म करें। कुछ बच्चे जो अभी 9th में हैं, 10th में हैं और जो 11th में जाने वाले हैं, जो गणित लेने वाले हैं, उनके लिए ये मंथ और इसके अगले मंथ में गणित को सीखना, गणित को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी ये एहसास महसूस हो जाएगा कि आपको गणित लेना है या नहीं लेना है, आपका भी डर खत्म हो जाएगा। तो इस महीने की 15 तारीख से हम कुछ ऐसे टॉपिक जो 9th 10th 11th 12th में कॉमन है वो उन टॉपिकों के वीडियो रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो इंट्रो वीडियो है और आज हम कोई भी टॉपिक ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ छोटी सी ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जो जिनके ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, उनको ऑप्शन से कैसे हम 2 सेकंड के अंदर में गणित के सवालों को हल कर सकते हैं, उनका आंसर लिख सकते हैं, ये सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्षेत्रमती मेंस्ट्रुएशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कुछ सवाल घन के आयतन का रहेगा, कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहेगा, कुछ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहेगा, कुछ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रहेंगे, कुछ 2D के क्षेत्रफल रहेंगे, कुछ 3D के क्षेत्रफल रहेंगे। तो इन सब जो क्वेश्चन आते हैं इनके कैलकुलेशन में जितना टाइम लगता है, जितने भी एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, लीथल सरफेस एरिया निकालते हैं जिसको हम CSA बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इन सब को निकालने में टाइम लगता है। और कुछ ऐसी ट्रिक हमारे पास है जिससे हम 2 सेकेंड 5 सेकेंड में हम ऑप्शन से ही बिना सवाल को पूरा करें, हम ऑप्शन से ही सवालों के आंसर निकाल सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं उनके लिए। और हम आज ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन को देखेंगे और जो परीक्षा में जो ऑप्शन आए हैं उनके वही ऑप्शन से उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में, डेमो क्लास में, हम मेंस्ट्रुएशन के, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, है ना, एरिया, वॉल्यूम, इनको पढ़ेंगे। आज की इस डेमो क्लास की शुरुआत हम क्लास 6th के एक टॉपिक से करेंगे, कक्षा 6वीं के एक टॉपिक से करेंगे जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। आप सबने पढ़े ही होंगे, डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े होंगे। तो हमने सिर्फ इसको पढ़ा ही है, सिर्फ याद किया है, और जो भी एग्जाम में उस वक्त आया है तो हमने लिख दिया है या फिर टीचरों को सुना दिया है। लेकिन इसका यूज बहुत आगे तक है। जैसे आज की क्लास हम देख रहे हैं, कुछ 9th के क्वेश्चन है, कुछ 10th के क्वेश्चन है, कुछ 11th के क्वेश्चन है, कुछ 12th के क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि एसएससी में आए हैं, रेलवे में आए हैं, ये भी आए। लेकिन हमने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर लाया जो एमपी बोर्ड के पिछले सालों में आए हैं, सीबीएसई में आए हैं, तो उन क्वेश्चन को हमने लाया और उन क्वेश्चन को विभाज्यता के नियम से कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे वो आज हम देखेंगे। और इन क्वेश्चनों को ऐसा नहीं कि विभाज्यता के नियम से ही हम सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन आज की जो ट्रिक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो विभाज्यता के नियम पे ही रहेगा। तो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के विभाज्यता का नियम, जो आपको इस क्लास में 12th में, 11th में, 10th में, 9th में भी यूज हो रहा है, और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो विभाज्यता के नियम जो हमने पढ़े हैं, हम पढ़ते थे कि 2 की विभाज्यता के नियम, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, है ना, 4 की तो 2 की जैसे, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट, ये सब अलग अलग है जो आप पढ़ चुके हैं। जो हमको लगने वाले ऐसे 2-3 रूल मैं आपको बता दूंगा, उनसे ही हम और आप कितने जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एक बार आप ये ट्रिक सीख जाओगे तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से 2 सेकंड के अंदर में उसका आंसर निकाल पाओगे। और ऐसा नहीं कि ये कोई तुक्का है, हमने वही ऑप्शन रखे जो कि परीक्षा में आए हैं। आप अगर इसको चेक करना चाहोगे तो गूगल पे इस क्वेश्चन जो हम यहाँ पर आज कराने वाले हैं उनको डाल के देख सकते हो। जो हमने डेटा लिया है वो भी वही रहेगा, और ऑप्शन में जो अंक आए, नंबर आए, वो भी सेम ही रहेंगे। तो हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी के रूल से चालू करते हैं। कुछ 3 का, 4 का, 5 का या 11 का, ये सब देख लेते हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कैसे ये इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में, आयतन में, एरिया में, वॉल्यूम में लगाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज आपने 2 लिया, आप 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आप उसके बाद 6 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अब
इस 30 का या इस 2 के बाद 3, 6 या 5 का आप मल्टीप्लिकेशन गुना किसी भी संख्या के साथ करो, इसमें ये 2 रहेगा ही रहेगा। रहेगा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो एंट्री आएंगी हम जब गुना करते जाएंगे या मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी करते जाएंगे तो वो हमेशा ही 2 से डिवाइड होगा ही होगा पूरा पूरा, है ना, 2 से विभाज्य होगा। इसीलिए हम इसको विभाज्यता के नियम बोलते हैं कि कैसे हम सिर्फ अंकों को देखकर ये बता देते हैं कि वो किससे कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम यही क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सिर्फ ऑप्शन को देख के हम ये बता देंगे कि कौन सा आंसर होगा या नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में 12 आया है या 2 आया है तो हमारे ऑब्जेक्टिव में भी है कि नहीं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आप सीख जाओगे तो ये बड़े लेवल तक आपको काम में आएगा। ये क्लास आगे के लिए भी, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। इस तरीके की ट्रिक अगर आपको आती है तो आप 10 मिनट में 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे ही कर पाओगे, जो कि मैंने भी इसका यूज किया है, इसलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 30 लिखा है तो ये 30 हमेशा ही 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा 15 बार। तो आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, आप इसको आगे तक किसी भी नंबर को आप इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो हमेशा ही 2 से डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भाज्य होगा, विभाज्य होगा, 3 से भी होगा। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ विभाज्यता के नियम हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल सा है, जो भी अगर यहाँ पर डिजिट रहा, कोई भी नंबर रहा, जैसे 30 रहा या 32 रहा, तो उसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो पूरा डिजिट भी 2 से ही कटेगा। आप सम संख्या इवन नंबर को देखकर भी बता सकते हो कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये सबसे सरल है 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। आप उसके बाद देखते हैं 3 से कोई भी संख्या कैसे कटती है। तो 3 से कोई भी संख्या तब कटती है जब हमने कोई नंबर लिया 1 2 1 4 ऐसा नंबर लिया, ये 3 से कट रहा है कि नहीं, कोई ने आपसे पूछा, तो आप इसको भाग देने नहीं बैठोगे, क्योंकि 6वीं में हमने पढ़ लिया है। सीधे देखेंगे कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है या 3 से पूरा पूरा उसमें भाग जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये इसके डिजिट का सम देखेंगे, है ना, अंकों का योग। तो 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, तो ये पूरी संख्या कटेगी क्या, 3 से? नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली। और हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, तो ये संख्या कटेंगे कि नहीं, किसी ने पूछा, तो हम क्या करेंगे, इनके डिजिट जो अंकों का योग निकालेंगे। 2 और 1 3, 4 और 2 6, 6 3 से कटता है, मतलब ये पूरी संख्या भी किससे कटेंगी, 3 से कटेंगी। तो ये 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो ये भी 3 के जैसा ही है, इसमें भी वही है कि अंकों का योग जो भी नंबर रहेगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा या 9 से विभाज्य होगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 18, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 18, हमने 18 लिखा तो ये 9 से कटता है, हमको पता है, तो इसके अंकों का योग 8 और 1 9, 9 से कटता है, इसीलिए ये पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। और हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, क्या किसी ने पूछा कि ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका हम डिजिट का सम निकालेंगे। 8 और 1 9, तो 9 कटता है, और 5 और 4 9, ऐसे भी निकाल सकते हैं 9 9 बना के भी, या फिर पूरा टोटल भी कर सकते हैं। 5 4 9, 8 और 1 9, 9 9 18 कटता है 9 से, तो ये पूरी संख्या भी 9 से कटती है। सिंपल ट्रिक ये है कि आप 9 बनाते जाओ, 8 और 1 9 कटता है, 5 4 9 कटता है, तो ये पूरी भी संख्या कटती है। अगर गलती से यहाँ 1 रहता तो आप ऐसे करते कि 8 और 1 9 कट रहा है, लेकिन 4 और 1 5 नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। ये 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, 11 की विभाज्यता का नियम भी देख लेते हैं। ये छोटे छोटे नियम आप देख लो, 2 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो उसके बाद क्या है, 11 की विभाज्यता का नियम, तो वो पुस्तक में भी आपने देखा होगा, जो एनसीईआरटी में दिया है 6th क्लास में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो उसमें कुछ बड़ा ही लंबा चौड़ा है, इसको ट्रिक से भी करते, तो हम आज ट्रिक से देख लेंगे। आप पुस्तक में जाके देखोगे तो आपको खुद उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको इवन प्लेसेस का सम करना है, फिर ऑड प्लेसेस का सम, विषम स्थानों पर जो डिजिट है उसका सम करना है, फिर जो उसके सम स्थानों पर जो डिजिट है उसका सम करना है, मतलब योग करना है, फिर उनको दोनों को घटा देना है। अगर वो पूरा 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, जैसे 11 22 आ रहा है, तो मतलब वो पूरी संख्या 11 से कटती है। तो हम इसको ट्रिक से भी देख सकते हैं। एक ट्रिक भी है इसकी, जैसे कि हमको पता है 2 1 2 1 स्क्वायर ऑफ 11 होता है ना, 11 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 1, तो ये कटता है कि नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं जब हमको ये पता नहीं हो कि ये 11 का वर्ग हो, तो ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो हमको यहाँ से पेयर बनाना है, जोड़े बनाना है, ये 2 2 के, तो 1 2 का बन गया, इसका नहीं बना तो 0 लिख दो, ऐसा है ना। तो 1 2, 1 में से 2 गया तो क्या बचा, -1, और 1 में से 0 गया तो 1, और इसको जोड़ दो, -1 और 1 कितना हो गया, 0। तो जब भी अगर इनको जोड़ा तो 0 आया या 11 आ गया, तो फिर ये पूरी संख्या भी क्या से कटेंगी, 11 से कटेंगी। तो 0 आ गया मतलब ये 11 से कटती है। और एक एग्जांपल अगर देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 1 3 3 1, 1 3 3 1, ये 11 से कट रहा है कि नहीं, किसी ने पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, पेयर बना लो। यहाँ से 2 पेयर बन गए, 1 में से 3 गए तो क्या आएगा, ऋण 2, ऐसे। और ये याद रखना है, हमको साइन के साथ लिखना है। 1 में से 3 घटा रहे तो ऋण 2 ही लिखना है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, जब आपके हेरिडिटी में आ जाएंगे, ये आदत में आ जाएगा, तो आप इसको मन में ही हो जाएंगे। जैसे कि मेरे को पता है कि ये 11 से कट जाएगा, जैसे मैंने करा 1 में से 3 गया ऋण 2, 3 में से 1 गया 2, और 2 ऋण 2 धन 2, 0 हो गया। तो 0 हो गया मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से कटती है, और ये कटती है क्योंकि ये क्या होता है, क्यूब ऑफ 11 होता है ना।
-2 और +2 इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब ये पूरी संख्या भी कैसे कटती है 11 से। तो सीधे इसका रूल एक ही है कि कोई भी संख्या 11 से तब कटेंगी जब हम इसके जोड़े इधर राइट साइड से बनाना है और इसको माइनस करेंगे और उनका सम कर देंगे। तो अगर 0 आ रहा है या फिर कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 का गुना या खुद 11 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारी पूरी संख्या किससे कटती है 11 से कटती है। तो चलिए अब हम कुछ मेंसुरेशन के क्षेत्रमति के सवाल जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे गए हैं, जिसमें आयतन पूछा गया है, जिसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको लिथल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, और वॉल्यूम के जो क्वेश्चन आए हैं पिछले साल में सीबीएसई बोर्ड में और एमपी बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम इसकी मदद से उसको सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व ना करते हुए सिर्फ 2 सेकंड में आंसर लाएंगे। तो देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड 2018 में, 2022 में, सीबीएसई बोर्ड 2020 और 2024 में रिपीट हुआ है। सेम ऑप्शन के साथ, सेम डिजिट के साथ ये रिपीट हुआ। आप इसको गूगल पे डाल के देख भी सकते हो कि यही सब आपको मिलेगा, और ये अलग अलग सेट में एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हुआ है ना। तो इसको पढ़ते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, एक 22 गुणित 12 सेंटीमीटर वाले आयताकार कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बोल क्या रहा है, एक रेक्टेंगल पीस है हमारे पास, पीस ऑफ पेपर है, उसको हम क्या है मोड़कर क्या बना रहे हैं, एक सिलेंडर बना रहे हैं। तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछे हमसे इसने, है? तो ये क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि ऐसा एक रेक्टेंगल शेप में कोई पेपर है, उसको मोड़ दिया है ऐसा, ये उसकी सपोज लंबाई है, लेंथ है, और ये चौड़ाई है। तो उसके लंबाई के अनुदिश उसको हमने ऐसे मोड़ दिया है। तो लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया है तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि इस अगर कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ते तो ये लंबाई उसकी क्या बन जाएगी, जैसे सिलेंडर के हमने बेलन में इसको मोड़ दिया, तो बेलन में मोड़ रहे हैं हम इसको ऐसे करके, तो ये जो लंबाई इसकी क्या बन गई, ये सिलेंडर के जो हम देख रहे हैं जो वृत्त है उसकी परिधि का आकार ले लिया, और इसकी हाइट क्या होगी, जो इसकी चौड़ाई है किसकी, रेक्टेंगल पीस की। तो हमको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्षेत्रमिति को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है इनका, ये सब देखेंगे। लेकिन आज हम ट्रिक से करने वाले, तो ट्रिक देखेंगे विभाज्यता वाली। तो इसमें क्या दिया है कि लंबाई ये है और चौड़ाई ये है ना, लेंथ ये है और चौड़ाई ये है। तो इसको मोड़ रहे हैं तो हमको पता है जो इसकी चौड़ाई रहेगी, कागज की जो चौड़ाई रहेगी वही क्या रहेंगी, सिलेंडर की क्या रहेंगी, लंबाई। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये लंबा कितना है, तो ये जितना चौड़ा था उतनी लंबाई आ गई। तो हमको पता है यहाँ से, हमको एक चीज़ मालूम है कि जो सिलेंडर रहता है, क्योंकि पूछा हमसे क्या है, बेलन का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, तो हमको सबसे पहले उसका सूत्र पता होना पड़ेगा, और हम इसको निकालेंगे भी आगे की क्लासेस में, जब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। आज डेमो क्लास है तो उसमें हम ये देखेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे ही मैंने देखा पाई आर स्क्वायर एच, ये सब आपको ऐसे ही फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं इसको कैसे देखूंगा कि पाई के मल्टीप्लिकेशन में आर स्क्वायर है, के मल्टीप्लिकेशन में एच है, मतलब सब काय में गुना में, मतलब यहाँ पर एच का गुना इन सबके साथ हो रहा है, या पाई का गुना इसके साथ हो रहा है, या आर का गुना इसके साथ हो रहा है, सबका गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जैसे हमने देखा कि एच क्या है 12, ये देखते आना चाहिए हमको कि हमारा सवाल क्या कह रहा है, तो उस हिसाब से हम डिजिट से कर पाएंगे। तो हमारे पास एच क्या है 12, बस इतना सा है हमारे पास, इससे ही हम आंसर ला सकते हैं। कैसे, हमको पता है 12 इसके काय में मल्टीप्लिकेशन में, मतलब यहाँ पर कितना भी गुना हो रहा होगा, कितने भी डिजिट का गुना हो रहा होगा, 12 रहेगा ही रहेगा। 12 रहेगा का ये मतलब है कि इसमें 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। इसको 12 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3 × 2 12 होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमको पता है कि 12 को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसमें 2 भी होगा ही आंसर में और 3 भी होगा ही। तो 2 होगा तो चेक कर रहे हैं तो सब में 2 है, तो ये नहीं लगेगा यहाँ। अगर ऐसा रहता कि यहाँ पर कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और एक में ही सम संख्या रहती, तो मैं सिर्फ यहाँ 2 देखता कि यहाँ गुना में 2 है, जो कि नीचे किसी से कट नहीं सकता। क्योंकि कटेगा कैसे, पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, 7 से 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, मतलब 2 और 3 दोनों है, आंसर में रहेगा ही रहेगा। तो डिविजिबिलिटी के रूल से हम ये बता सकते हैं कि आगे जितने भी हम गुना करते जाएंगे उसमें 2 और 3 रहेगा, मतलब वो हमेशा 2 और 3 से कटेगा ही कटेगा। तो आंसर में अगर यहाँ ऑड नंबर रहते लास्ट में, तो मैं डायरेक्ट इसको आंसर लगा के आ जाता। लेकिन इसमें सभी कुछ सम संख्या है, सभी इवन नंबर है, तो हम 3 पे आएंगे। ये भी बहुत सरल है। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है, 762 दिया, इसके अंकों का योग 3 से कट रहा होगा, तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट रही होगी, और उसको जो आंसर आ रहा है उसको 3 से कटना ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि एच क्या थी, इसकी चौड़ाई थी, क्योंकि इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा था, तो उसकी जो चौड़ाई थी वही उसकी क्या ऊंचाई हुई, किसकी, बेलन की। तो एच का मान हमारे पास 12 आ गया, 12 आया, इसका मतलब 2 भी होना चाहिए, इसमें 3 भी होना चाहिए। तो हम 3 से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखना चालू करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हमारे सवाल का हो ही नहीं सकता। आगे जाएंगे, 8 और 3 11, ये भी नहीं कटता है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से यहीं से हम बता सकते हैं कि ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 8 0 3 तो 11, तो 11 कटता ही नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे 6 तो 16 में, 6 और 1 7 है ना, 6 6 12 और 1 13, 13 भी कटता है क्या, 3 से नहीं कटता है। अब हमारे पास बचा है एक ऑप्शन,
और एक जो ऑप्शन बचा है वही हमारा आंसर होगा। कैसे हम देखते हैं इसको, 6 और 2 8 और 4 12 पूरा पूरा कटता है 3 से, मतलब यही हमारे सवाल का आंसर है। इसको जब हम पूरे जो सोल्यूशन की इसकी टेक्निक है कि कैसे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाने में भी इसमें 2-3 चीजें करना होगा हमको। कैसे, जब हम इसको लंबाई लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको रोल कर रहे हैं, इसको मोड़ रहे हैं, तो इसकी लंबाई 2πr होगी, परिधि का सूत्र लगेगा, सरकमफेरेंस का सूत्र लगेगा सर्कल के, फिर उसके बाद हमारी r रेडियस निकलेगी, r निकलने के बाद बेलन में लगेंगी। तो इसको करते करते 5-10 मिनट ऐसे ही चल जाएगा और कहीं कुछ छोटी सी गलती हुई तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये देखा कि हम जो लंबाई के अनुदिश उसको मोड़ रहे हैं कागज को, तो चौड़ाई उसकी ऊंचाई होगी, ये देख लिया। तो h यहाँ मल्टीप्लीकेशन में रहता है, हमको पता है। तो वो जो सवाल कितना भी गुना होते जाए उसमें बस नीचे कुछ ऐसा नहीं हो कि वो 2 या 3 कट रहा हो, तो वो नहीं कट रहा है। तो हमने देखा जितना भी गुना करते जाएंगे, जितना भी गुना करते जाएंगे, ये यहाँ पर 12 रहेगा ही रहेगा। 12 रहेगा का मतलब ये 2 और 3 रहेगा ही रहेगा। तो हमने यहाँ सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी जो 6वीं क्लास में है, 6वीं क्लास में 6th क्लास में डिविजिबिलिटी के रूल है, विभाज्यता के नियम है, उससे हमने 2 सेकंड में इतने लंबे सवाल का बिना कुछ 2πr लगा के, फिर बेलन का फॉर्मूला लगा के, r को निकाल कर, है ना, वो कुछ नहीं करते हुए सीधे ही आंसर बता दिया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या, यही। और इसको देखा तो ये 3 से कट भी रहा है, मतलब यही आंसर हमारा सवाल का है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड 2020 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में 2017 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है और 2022 में आया हुआ है। ये सेम ईयर में रिपीट हुए अलग अलग सेट में, सीबीएसई बोर्ड के, एमपी बोर्ड के। और ये कुछ उसके ऑप्शन जो कि सेम है जैसा कि क्वेश्चन पेपर में आया। तो ये सवाल पढ़ेंगे हम। एक खिलौना एक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे पूछा है इसने। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये एक खिलौना है जो कि क्या है, कोन के शेप का है, जिसकी रेडियस दी है और कोन को किसके ऊपर रखा है, हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है। तो ये पूरा जैसा खिलौना बन रहा है उसकी हाइट, पूरे खिलौने की हाइट इतनी है 15.5। हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उस पूरे खिलौने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि एक ऐसा हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है ना, जिसकी त्रिज्या दी है कुछ, और वही त्रिज्या का एक कोन, शंकु, अध्यारोपित है किस पर, उस हेमिस्फेयर पे, उस अर्धगोले पे एक शंकु अध्यारोपित है। और ये पूरे शंकु की ऊंचाई दी है 15.5 और इसकी त्रिज्या दी है 3.5। ठीक है। तो अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो ये हमारा सवाल ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आया है, 4 नंबर में आता है। तो हम इसके पूरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसकी स्टेप कैसी रहेंगी, हमको पहले किसकी हाइट निकालना होगा, इस कोन की, इस शंकु की हाइट निकालना होगा। तो ये पूरी हाइट दी है, उसमें से रेडियस घटाएंगे तब ये हाइट निकलेंगी। और ये हाइट निकलने के बाद भी, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंकु का होता है उसमें πr/l आता है, तो हमको l निकालना पड़ेगा। l² वाले फॉर्मूला से l² बराबर से r² + h²। फिर हमको हेमिस्फेयर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आना जरूरी है, 2πr²। इसका दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पूरे खिलौने का हमको क्या मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम इतना सब ना करके, क्योंकि इसमें करने के लिए बहुत सारा कुछ है, 4 नंबर में आया, 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन में आया है, तो ऑप्शन के तरीके से करेंगे हम इसको। 2 सेकंड में डिविजिबिलिटी के रूल से कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए इसमें क्या क्या लग रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें लगेगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr/l प्लस ये हेमिस्फेयर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ये 2 सूत्र लगने वाले। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आप ये देख रहे हो कि पाई और r दोनों में, तो कॉमन आ सकता है ना, πr। तो इधर l प्लस यहाँ क्या बचा 2r। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। पाई का मतलब क्या होता है 22/7। 22/7 का मतलब क्या होता है 11 × 2/7, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। और हमारे पास उसके साथ साथ क्या है, r भी है। तो r हमारे पास दिए 3.5, क्या दिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 35/10, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको अब यहाँ देखेंगे, तो इसको हमने r को क्या लिख दिया 35/10। तो ये कट गया यहाँ से, 5 भी और 2 भी कट गया। अंदर जब हम l निकालेंगे तो हमारे पास ऐसे आंकड़े दिए 3.5, 15.5 और 2r दिया है। तो ये भी एक 5 का मल्टीपल ही आएगा। यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी गुना में, ये भी 5 का मल्टीपल आएगा। और चूंकि 2 कट गया है यहाँ पर, इसलिए 5 के मल्टीपल में अगर 2 नहीं है या फिर कोई सम संख्या नहीं है गुना में, तो मतलब उसका जो आंसर निकलेगा वो 0 में नहीं निकलेगा। कैसे कि अगर मैंने 5 लिखा और 2 आया तभी 10 आएगा और लास्ट में 0 आएगा। नहीं तो 5 का अगर विषम संख्या से गुना होते जाएगा तो क्या आते जाएगा, लास्ट में 5 ही आते जाएगा। लास्ट में क्या आते जाएगा 5। तो हमको यहाँ ध्यान ये देना है कि एक तो 11 है यहाँ पर और एक तो क्या है
5 है। तो हमारे आंसर में भी ये हमेशा ही रहेगा, गुना करो आप किधर से भी, क्योंकि काट के हमने देखा ये कट तो रहा है पर अंदर का 5 नहीं कटेगा, तो 5 भी रहेगा और 11 भी रहेगा। तो हमारे पास दो चीज है, एक तो 5 भी है, एक तो 11 भी है, तो ये दोनों हमारे आंसर में भी होना चाहिए। तो 5 कैसे रहेगा, तो हमने देखा कि हमने इवन नंबर 2 को काट दिया है, इसका मतलब ये है कि 0 नहीं आएगा, लास्ट में 5 बचना चाहिए। तो लास्ट में 5 इधर बच रहा है, 5 का मल्टीपल यदि है तो, और है हमको पता है आंसर 5 का मल्टीपल है, और ये भी 5 का मल्टीपल है। तो आंसर सिर्फ ये और ये हो सकते हैं, ये दोनों होंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये भी लास्ट में 5 नहीं आ रहा है, हो सकता है दशमलव के पॉइंट के बाद 0 हो, लेकिन हमारे पास 2 तो पहले ही कट गया, मतलब 0 नहीं आता, यहाँ पर भी 0 नहीं आ सकता, मतलब आंसर में 0 नहीं आएगा, 5 ही आएगा लास्ट में। तो 5 ये दोनों ऑप्शन में, ये ऑप्शन में और ये ऑप्शन में। अब क्या करें, हम तो फंस गए, 5 दो ऑप्शन में। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार ये है कि किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में, किसी भी सरफेस एरिया के फॉर्मूला में, किसी भी वॉल्यूम के फॉर्मूला में, कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के किसी भी फॉर्मूला में अगर पाई आ रहा है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन ने हमको दिया है कि 22/7 रखना है, इसका मतलब 11 जरूर होगा, उस आंसर में 11 जरूर होगा, 11 जरूर होगा, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, मतलब वो संख्या पूरी जो आंसर आ रही है वो 11 से जरूर कटेंगी। तो 11 से जरूर कटेंगी, तो हम 11 की डिविजिबिलिटी हमने शॉर्टकट जो देखी है, तो कैसे देखेंगे, पॉइंट पर हमको नहीं जाना है, ऐसे ही चेक हो सकता है। 5 में से 4 गया, क्या बचा? 1। 5 में से 1 गया तो क्या बचा? 4, और 4 और 1 जुड़ेगा तो 5। तो ये संख्या कट रही है 11 से? नहीं, क्योंकि हमने देखा था 11 से वही संख्या कटती है जिसको हम ऐसे जोड़े बनाते हैं और घटाते हैं राइट साइड से, तो जो आता है फिर उसको जोड़ते हैं, तो अगर वो 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तभी वो 11 से कटेगा। तो ये 11 से कट रही है क्या? नहीं, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकती, तो बची हमारे पास एक ही संख्या और यही हमारा आंसर होगा। तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि 11 से कट रहा है कि नहीं। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 1 में से 2 गया तो ऋण 1 बचा, और ऋण 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये पूरी संख्या किससे कट रही है? 11 से। और 11 से कटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो पूरे फॉर्मूला में जो खिलौना बन रहा है उसमें पाई आ ही रहा है, कॉमन पाई आ रहा है, का मतलब ये कि 22/7 होगा, 22/7 होगा, इसका मतलब ये है कि 11 होना तय है, और 11 होना तय है। तो हमने चेक करा, तो आप कहोगे कि हम अदर ऑप्शन में क्यों नहीं चेक किया 11? तो एक तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा लेंथी है, और दूसरी बात ये है कि यहां पर भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। कैसे? 9 में से 2 गए तो कितना बचता है? 7, और कुछ नहीं है, 4 में से 0 गया तो 4, तो 7 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 11, जो कि 11 का मल्टीपल है, मतलब ये भी संख्या 11 से कट रही, पर हमको पता है कि 5 आना तय है, क्योंकि सम संख्या कट गई, इसीलिए हमको पता है 5 तभी आता है किसी संख्या के गुना में या डिविजिबिलिटी के रूल में। 5 से तभी कटेंगी जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, और सम संख्या अलग हो गई है, मतलब इवन नंबर अलग हो गया है, मतलब 2, 4, 6 नहीं है, इसका मतलब 5 आना तय है। तो 5 सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा था, ये और यहाँ, तो ये हमारा और आसान हो गया। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ये इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के हर साल रिपीट होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं, चूंकि ये डेमो क्लास है और ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसीलिए इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन को, क्षेत्रमिति को, तब हम इसको कवर करेंगे। आज के लिए ये 2 ही क्वेश्चन कि किस तरीके से हम ट्रिक की मदद से किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन लगता है, पहले हमको एच निकालना पड़ता, तो आर घटाना है तो ये एच निकलता, पर हमको तो स्लेट हाइट चाहिए है ना, हमको कौन सी चाहिए? ये जो तिर्यक ऊंचाई चाहिए वो चाहिए ना, एल चाहिए, तो फिर एल निकालना पड़ेगा, फिर ये दोनों सूत्र में मान रखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि हमने यहाँ देखा इसमें भी पाई आएंगी, इसमें भी पाई आएंगी, मतलब 11 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल देख के सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ सकता है। ये तो मुझे समझाना था, इसीलिए इतना टाइम लिया, नहीं तो इन क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ 2-2 सेकंड में निकलेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें है ये आपके अभी से 9th से 10th से 11th से 12th से आपके अंदर रहेंगी, तो आगे जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी करोगे या उसके फॉर्म भरोगे, जेई के फॉर्म भरोगे, रेलवे के फॉर्म, एसएससी जीडी या फिर कोई अग्निवीर वगैरह के फॉर्म, तो ऐसे ऑप्शन जो गणित के सवाल आएंगे तो ऑप्शन से ही 2 सेकंड के अंदर में आप इन सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि आगे सिर्फ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन रहते हैं पर लेंथी रहते हैं। तो लेंथी सवालों को कैसे हल करेंगे ये भी ट्रिक के साथ देखेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट 9th का, 10th का, 11th का, 12th का पूरी गणित को हम देखेंगे यूट्यूब पे। कुछ इस तरीके से हम सवालों को अटेम्प्ट करते हैं जो कि ऑप्शन में रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। हमको इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 सेकंड में हमने विभाज्यता के नियम जो 6वीं में उससे ये सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से कुछ हम गणित आगे पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि गणित में कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग चैप्टर के कहाँ से क्या निकला है। जैसे इसमें भी हम फॉर्मूला कैसे निकला है वो भी निकालेंगे, सिमेट्रिक फिगर का कैसे फॉर्मूला निकलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम, आयतन। तो आने वाली 15 तारीख को हम जो 10वीं, 11वीं, 12वीं में त्रिकोणमिति होती है बेसिक, वो टॉपिक चालू करेंगे, उसकी क्लासेस लेंगे। कैसे उसमें हम, जैसे कि एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं उसमें,
कैसे हम पढ़ेंगे, तो हमको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये, जैसे क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा जो 12th में, उनको पता है कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है, तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल मतलब सभी प्लस में रहते हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। इसमें साइन और कोसेक रहता है प्लस में, बाकी सब माइनस में। कब चेंज होते हैं क्या, तो ये आता कैसे है ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की इसमें प्लस क्यों रहता है, क्योंकि जब भी हम साइन में, कॉस में, टेन में कोई भी वैल्यू आती है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाती है फर्स्ट में। तो ये उसकी हाइट होगी, कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस हो गया। ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। पर नॉर्मल क्यों प्लस होता है, तो क्योंकि ये भी एक्स एक्सेस है, ये माइनस का इधर रहेगा, ये वाई है इधर, माइनस का वाई रहेगा, तो ये भी प्लस में रहता है, ये भी प्लस में रहता है, और ये तो प्लस में रहेगा, इनके बीच में है, तल में है, इसीलिए तो ये पूरा सब कोई भी अनुपात इसमें प्लस में रहता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होती चीजें, ये भी हम सीखेंगे त्रिकोणमिति 15 तारीख से। हम बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरी डिटेल में क्लास पढ़ेंगे। ये सिर्फ आज डेमो क्लास थी जिसमें हमने ट्रिक बताई कुछ, जो हम साथ साथ में या तो संडे क्लास ले लेते जाएंगे। इन सब ट्रिकों की ऐसी बहुत सारी ट्रिक है जिससे हम ऑप्शन से सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 15 तारीख को।